जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका आंसर्स क्लासेस में। मैं आर्य शर्मा आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रिक्शन। जी हाँ, फ्रिक्शन और हिंदी में इसे कहते हैं घर्षण। हम इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और हाँ, आप अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर से कोई भी एक आपका क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटने वाला है, सारा का सारा मैं एक ही शॉट में कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए। चलिए हम लोग बात करेंगे घर्षण यानी फ्रिक्शन की। व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहला आता है कि एक्चुअली घर्षण होता क्या है। आपने देखा होगा कि अगर हम लोग किसी मशीन का यूज करते हैं, जैसे भले ही कोई मशीन हो जिसमें फ्रिक्शन हो रहा हो, मतलब जिसमें दो पार्ट उसके एक दूसरे में रगड़ रहे हों, तो वो जल्दी घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? इसी फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और आपने ये देखा होगा जब हम किसी ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलते हैं, मतलब एक रफ सरफेस पे मोशन करते हैं, तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है चलने के लिए, जबकि एक स्मूथ और प्लेन सरफेस पे चलने के लिए हमें कम ताकत लगानी पड़ती है। या ऐसा कह ले कि जब हम ब्रेक लगाते हैं किसी स्मूथ और प्लेन सरफेस पे, तो ब्रेक लगाने के बावजूद भी हमारी गाड़ी थोड़ी दूर तक चली जाती है, जबकि अगर कोई रफ सरफेस है यानी ऐसी रोड है जहाँ पे जैसे थोड़ा रफ है, ईंटे ऊँटों के रोड है, उस पर अगर हम ब्रेक लगाएं तो गाड़ी तुरंत जाम हो जाती है, वहीं पे मतलब रुक जाती है। तो ये सब फ्रिक्शन फोर्स यानी फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल के कारण होता है। इसी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, मतलब व्हाट इज द फ्रिक्शन। व्हाट इज द फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, तो द फोर्स विच अपोजेज रिलेटिव मोशन। ठीक है, ऐसा फोर्स जो किसी रिलेटिव मोशन को क्या करे, अपोज करे, उसका विरोध करे, मोशन को होने ना दे, उसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। बहुत टफ नहीं है डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये मान लेते हैं ये डस्टर है हमारा, इस डस्टर को किसी सरफेस पे हम थोड़ा पुश करें यानी फोर्स लगाएं, ये जाने के बाद थोड़ा सा रुक जाता है। जबकि ये सरफेस अगर थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए, तो इस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उससे ज़्यादा दूर चल के जाती है बॉडी। तो ये चलने के बाद रुक क्यों जाता है, इसको रोकने के लिए जो मान लेते हैं इसकी जो लोअर सरफेस है और यह हमारी हथेली की अपर सरफेस है, इसके बीच एक अपोजिंग फोर्स लगता है। जैसे कि हम अगर फिगर से समझें तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ब्लॉक है, ये जो रखा हुआ है किसी सरफेस पे, और हम इस पे पुश करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं यानी बल लगाते हैं। तो आपको इस टुकड़े को आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन इस टुकड़े की सबसे लोअर सरफेस होगी निचली सतह, और इस जो जिस पे रखा हुआ है उसकी अपर सतह, इसके बीच में एक फोर्स, इस फोर्स के उल्टा अपोजिट एक फोर्स लगेगा जिसको हम F स्मॉल f से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन। ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन का अपोज करे क्या कहलाता, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए, फ्रिक्शन फोर्स समझने के बाद हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को एक बात और समझ लें। देखिए, मान लेते हैं कोई ये ब्लॉक है जो इस पे मूव करने के लिए एकदम रेडी है, जिसका वेट जो होगा नीचे की तरफ mg काम कर रहा होगा। आपको कोई टुकड़ा, या हम अर्थ पे खड़े होते हैं, पृथ्वी पे खड़े होते हैं, तो हम पे एक mg बल नीचे की तरफ काम करता है। हमारा मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो नीचे की तरफ काम करेगा। और ये टुकड़ा अगर हम इधर मूव करवाना चाहते हैं तो ये हम इधर F अप्लाई करेंगे, तो हमेशा किसी फोर्स के अपोज में एक रिएक्शन फोर्स पैदा होता है, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन लॉ, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम। वो क्या कहता था कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, मतलब एवरी एक्शन है वो इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो आपको नीचे की तरफ अगर mg लग रहा होगा तो इसका जो ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो ये R ऊपर की तरफ डिनोट कर देंगे। इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है जिसको हम P से डिनोट करेंगे, और ये P यहाँ से मान लेते हैं थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, इस फिगर को हमें समझना चाहिए। तो व्हाट इज द, और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा इस
टुकड़े, अगर टुकड़ा इस तरीके के लिए मूव करने के लिए फ्री है तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ गया? ऐसा कह सकते हैं एक फोर्स जो मोशन को करने ना दे, गति करने का विरोध करे। हर वो बल जो गति करने का विरोध करेगा क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा दो सरफेस के बीच का वर्क करता है, यानी फ्रिक्शनल फोर्स always acts between two surfaces, यानी हम कह सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमेशा दो सरफेस के बीच में ही कार्य करता है। सर चलिए, ये फ्रिक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि ये फोर्स है तो इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होगा वो हमेशा क्या होगा? न्यूटन ही होगा। तो इस फोर्स का यूनिट भी हम न्यूटन ही लिखेंगे। जो डायमेंशन फोर्स की होती है उसी वही डायमेंशन इस फ्रिक्शनल फोर्स की होती है। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए अब फ्रिक्शन के हम लोग टाइप समझ लेते हैं। क्या होते हैं टाइप? कितने टाइप का होता है फ्रिक्शनल फोर्स? तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स के लगभग 3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर जो फ्रिक्शन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको हिंदी में इसे कहते हैं स्थैतिक घर्षण। मैं दोनों, ये स्थैतिक घर्षण मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, या इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन सीमांत, हिंदी में लिमिटिंग फ्रिक्शन की हिंदी होती है सीमांत घर्षण। तो आइए समझते हैं व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कार खड़ी है तो उस कार को, फिलहाल यहाँ पे कार के पहियों पे रोलिंग फ्रिक्शन होता है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा सपोज कर लें कि मान लेते कोई कार खड़ी है तो उस कार को स्टार्ट मतलब थोड़ा चलाने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए हमें कई लोग मिलकर धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब 4 से 5 लोग धक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन एक बार जब वो चल पाए, एटलीस्ट वो चलना स्टार्ट कर दे, तब फिर उसे 2 ही लोग धक्का लगाते हुए ले जा सकते हैं। मतलब एक वह फोर्स, जैसे कोई यहाँ पे टुकड़ा रखा हुआ है, कोई एक ब्लॉक है जो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसको मोशन करने के लिए कोई अपोज कर रहा होगा तभी तो ये रुका है, कि अदरवाइज ये चल रहा होगा। इसको रोके, कोई तो फोर्स है जिसको यहाँ पे रोके हुए है। अब अगर हमें इसमें मोशन लाना है, क्योंकि मोशन इज ओनली पॉसिबल बाय द फोर्स, हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। बल लगाकर ही हम टुकड़े में मोशन यानी गति ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इस पे हम कोई फोर्स F लगाते हैं, F फोर्स लगाते हैं, तो हमें जस्ट मोशन स्टार्ट करने के लिए, देखो 2 तरीके का इसमें हमने पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला तो हमने डाला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन या अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्टैटिक फोर्स इज द फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल यहाँ पे लिख लीजिए। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स which required just start the motion, मतलब मोशन को कंटिन्यू नहीं करना है, जस्ट स्टार्ट द मोशन। जैसे आपको सपोज डेट, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि मान लेते हैं एक दुकान है, आपको एक नया दुकान डालना है। तो नई दुकान डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले काहे की दुकान डालें, कितना अमाउंट लगेगा, कौन सी एरिया में डालें, वहाँ पे इसकी सेलिंग है या नहीं, ये सारी बातें सोचना होगा। उसके बाद हमें मटेरियल लाना पड़ेगा, फर्नीचर बनवाना पड़ेगा, शॉप लेनी पड़ेगी और दुकान चलाना पड़ेगा। फिर लगभग 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है, मतलब उसको ग्रोथ कराने के लिए हमें थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा। तो दुकान स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कह लेते हैं फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक बार जब आपकी दुकान रनिंग में आ जाती, मतलब चलने लग जाए, तो उसके बाद उसको कंटिन्यू चलाने के लिए आपको बहुत कम फोर्स की आवश्यकता होती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी ब्लॉक को, किसी भी टुकड़े या किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए
स्टार्टिंग में जितना फोर्स लगाना पड़ता है, जस्ट स्टार्ट द मोशन, मोशन हो ना, लेकिन वो मोशन के लिए एकदम रेडी हो जाए, गति के लिए एकदम तैयार हो जाए, वो लगाया गया अमाउंट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाएगा। और वो कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए इसको हम लोग लेते हैं एफएस से। समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या, व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब यही हो गया कि हम किसी बॉडी पे इतना फोर्स लगा दे कि वो मोशन करने के लिए जस्ट रेडी हो जाए, एकदम मोशन करने वाला हो जाए, लेकिन मोशन स्टार्ट ना हो। समझ में आ गया। मोशन को, किसी भी बॉडी को इतना फोर्स अप्लाई करो, इतना मतलब उस पर फोर्स लगाए, इतना बल दे कि वो बॉडी मोशन के लिए एकदम रेडी हो जाए, लेकिन मोशन स्टार्ट ना हो, इट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट द मोशन। क्लियर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अब हम बात करेंगे ये होता क्या है। ये जो अभी आपने देखा था कि मैंने अभी फिगर आपको बना के दिखाया था कि ये जो अगर इस पे ये टुकड़ा इधर की तरफ एफ फोर्स लगाना है मोशन करने के लिए, तो इसके अपोजिंग में एक एफ एस लग रहा होगा जो इसे चलने के लिए मना करेगा, कह लो चलने के लिए रोकेगा। नीचे की तरफ इस पे एम जी लगेगा और ऊपर की तरफ इसका रिएक्शन फोर्स जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको जस्ट मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स इस पे लगाया जाए, तो एक्चुअली ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन आर। दिस इज आर नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नीचे की तरफ अगर फोर्स लग रहा है mg, तो इसकी नॉर्मल रिएक्शन, इस फोर्स की जो रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसी प्लेन के परपेंडिकुलर लगती है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगी उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या डालेंगे, कांस्टेंट डाल देंगे, तो ये एफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एस आर। ठीक है, यहाँ पर ये एक फार्मूला डिजाइन हो जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स आर, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं नॉर्मल प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर वेयर म्यू एस इज अ कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है, कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं हिंदी में म्यू एस क्या है, एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण गुणांक या स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। और यहाँ से अगर इसको निकालें तो म्यू एस इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस अपान आर। दिस मीन्स शायद आप दिख ना पा रहा हो तो मैं डेफिनेशन हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, म्यू एस इक्वल्स टू इसी से अगर हो जाएगा आर अपान में चला आएगा, यानी एफ एस अपान आर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड टू द नॉर्मल रिएक्शन। चूंकि ये भी फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स है, तो दोनों फोर्स ही हैं, तो दोनों का यूनिट न्यूटन और इसका भी यूनिट न्यूटन, न्यूटन विल कैंसिल। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो म्यू एस होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, स्थैतिक गुणांक होता है, वो यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। मतलब इसकी कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। क्लियर हो गया, म्यू एस की कोई भी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे हम लोग खत्म कर लेते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद हम लोग अगला इसका टाइप याद रखेंगे, उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में, इसको हिंदी में कहते हैं गतिक घर्षण। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, हमने कहा था कार को जस्ट स्टार्ट करते, मतलब जस्ट मोशन में लाने के लिए आपको ज्यादा आदमियों की जरूरत पड़ती है, यानी ज्यादा फोर्स लगाया जाना होता है। लेकिन एक बार जब कार उस पे रोड पे चलने लग जाए, मतलब वो लुढ़क जाए, तो उसके बाद उसे दो ही आदमी कंटिन्यू करके धक्का देके ले जा सकते हैं। इसका मतलब एक बार कोई बॉडी रनिंग में आ जाती है, मोशन में आ जाती है, तो मोशन को बनाए रखने के लिए जो फोर्स हमें लगाना होता है उसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, मतलब मोशन को कंटिन्यू करने के लिए, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ फोर्स, which required to
कंटिन्यू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मतलब किसी भी बॉडी का जो मोशन है उस मोशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, ठीक है, जैसे अभी हमने दुकान का शॉप का एग्जांपल दिया था, तो स्टार्टिंग में दुकान खोलने में ज़्यादा फोर्स लगना, पैसा लगेगा, हिम्मत लगेगी, ऐसे उसको फोर्स से डिनोट कर ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा मशक्कत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार दुकान जब रनिंग में हो जाए, सपोज डैट आपके बाद आपका बेटा वहाँ दुकान पे बैठे, तो उसे दुकान चलाने के लिए केवल क्या करना होगा, बस वहाँ पे बैठना होगा और कंटिन्यू उसी का जो सामान बिके उस पैसे से नया सामान लाता जाए और नफा कमाता जाए। मतलब किसी बॉडी को मोशन में, एक बार मोशन में आ चुकी है, उसको मोशन में बनाए रखने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है, उसी को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और आप इसको डिनोट काहे से करते हैं, एफ के से डिनोट करेंगे, सफिक्स में के लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शनल कांस्टेंट, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपको पता है ये भी नॉर्मल रिएक्शन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए भी फिगर वही बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पर कोई ब्लॉक है जिसका मास mg नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और इस पे F फोर्स लगाए हैं जो इसे मोशन में कंटिन्यू कर रहा है, इसमें बॉडी पहले से ही मोशन में होती है, समझ में आ गया। बस मोशन को कंटिन्यू करना है हमें, तो आप कोर्स यहाँ पे बहुत कम फोर्स लगाना, लेकिन लगेगा जरूर, दो सरफेसेस के बीच एक फोर्स लगेगा जिसको Fk से डिनोट करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसका नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ ही जाएगा, और इन तीनों का जो नॉर्मल रिएक्शन उसको P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो Fk होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब इसका भी हो गया साफ कि नॉर्मल रिएक्शन अगर ज़्यादा है, यानी वेट बॉडी का ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा लगेगा फोर्स उसको चलाने के लिए। तो Fk, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Fk इक्वल्स टू हम लोग डाल देंगे एक कांस्टेंट जिसका नाम है म्यू के आर। अब यहाँ पर व्हाट इज द म्यू के, इट इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसे कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। और ये भी यूनिट लेस होगा, क्योंकि अगर हम म्यू के बराबर निकालें तो म्यू के बराबर हो जाएगा एफ के अपान, सॉरी हाँ एफ के अपान आर, ये अपान में आएगा, एफ के अपान हो जाएगा आर। ये भी फोर्स है और आर भी फोर्स है, तो दोनों की यूनिट कट जाएगी, तो ये भी एक यूनिट लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, मतलब विमाहीन और मात्रकहीन होता है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मींस गतिक घर्षण गुणांक क्या है, एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। तो ये गतिक आपका घर्षण खत्म हो गया। या काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी बॉडी के मोशन को बनाए रखने के लिए जो फोर्स जरूरी होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा दो लेयर्स के बीच, जो सतह के बीच लगेगा, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन एंगल या फ्रिक्शनल एंगल, हिंदी में घर्षण कोण कहते हैं। फ्रिक्शन एंगल आपका अगला टॉपिक है, फ्रिक्शन एंगल। फ्रिक्शन एंगल, तो फ्रिक्शन एंगल को समझने के लिए हम लोग क्या समझेंगे, एंगल यार ANGLE, ठीक है। फ्रिक्शन एंगल, फ्रिक्शन एंगल का मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग फ्रिक्शन एंगल का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल्स टू थीटा एस भी लिखा जा सकता है, और ये होता है थीटा एस इक्वल्स टू म्यू एस, ये थीटा एस इक्वल्स टू म्यू एस होता है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये काइनेटिक एंगल होता है, मतलब फ्रिक्शन एंगल होता है। तो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड का मतलब होता है आनत तल, झुका हुआ तल। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई ऐसे कोई एक सरफेस है जो थीटा एंगल पे क्या है, झुकी हुई है। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, ये कोई टुकड़ा रखा है जो इस पे फिसलने के लिए रेडी है, क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ ढाल पे रखी जाती है तो आपको उसको ऑटोमेटिक फिसलने लगती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई ब्लॉक है जो नीचे फिसलने के लिए रेडी है, लेकिन इसका जो मास होगा वो हमेशा mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगी r, नॉर्मल रिएक्शन। अब इस mg के हम लोग फैक्टर में रिवॉल्व करेंगे, या कह सकते हैं इसे
इसके घटकों में वियोजित करेंगे, हिंदी में घटक कहेंगे, इंग्लिश में फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे, तो नीचे की तरफ इसका आ जाएगा mg, ये एंगल अगर हम क्या ले लें थीटा, तो mg cos थीटा, और इसके प्लेन के जो आपका प्लेन है उसके पैरेलल जो फैक्टर आएगा उसे कहेंगे mg sin थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है नॉर्मल, ये mg या कह ले नॉर्मल रिएक्शन और इसके बीच का एंगल है, इसके फैक्टर के बीच का एंगल है। समझ में आ गया? तो इस पे ये टुकड़ा नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट करेगा, तो जो अपोजिंग फोर्स है या कह लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा इसके ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब इस दो लेयर के बीच में यहाँ पर Fs वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि टुकड़ा नीचे गिरना चाहेगा ना, कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई चीज़ गिरती है तो नीचे की तरफ गिरेगी, तो जब ये नीचे की तरफ गिरना है तो जो अपोजिंग फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो हम यहाँ इन दोनों की सरफेस के बीच ऊपर की तरफ Fs दिखा देते हैं। समझ में आ गया फिगर? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डेरिवेशन करने वाले हैं, तो आप देख लिए साफ साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये R ऊपर की तरफ जस्ट लग रहा है और mg नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पर R बराबर क्या होगा mg। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब टुकड़ा जस्ट अभी रुका है, फिसला नहीं है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन या कह लेते हैं संतुलन की स्थिति में क्या होगा, संतुलन की स्थिति में R बराबर होगा mg cos थीटा, यहाँ पे लिख देंगे R इक्वल्स टू mg cos थीटा, और इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, क्योंकि R किसके बराबर होगा mg, ये रुका हुआ है ना, रुका होने का मतलब हो गया कि इस पे जो लगने वाले फोर्स हैं, टोटल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, जैसे R किसको बैलेंस कर रहा होगा mg cos थीटा को, और ये जो mg sin थीटा है, ये mg sin थीटा इधर की ओर लग रहा है, तो Fs ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो Fs बराबर किसके होगा mg sin थीटा, यहाँ पर लिख लेंगे Fs इक्वल्स टू mg sin थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चंस बन चुकी हैं, और हम इसको अगर डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दें, यानी Fs अपान R इक्वल्स टू लिख दें mg sin थीटा अपान mg cos थीटा, mg cos थीटा, मतलब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से क्या कर दिए डिवाइड, तो यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ mg कैंसिल हो जाएगा, mg कट जाएगा, और ये sin थीटा अपान cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा Fs अपान R इक्वल्स टू tan थीटा, sin थीटा अपान cos थीटा होता है tan थीटा, तो यहाँ Fs अपान R tan थीटा आ गया, और अभी हम पीछे जान चुके थे कि Fs अपान R क्या होता है म्यू s होता है, तो इसकी जगह पे क्या डाल देंगे म्यू s, तो ये हो जाएगा tan थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, म्यू s इक्वल्स टू tan थीटा। समझ में आ गया, म्यू s इक्वल्स टू tan थीटा हमने प्रूफ कर दिया, ये है, ये tan थीटा क्या है, ये इसके बोलते हैं फ्रिक्शनल एंगल, यानी घर्षण कोण। ठीक है, तो ये एक प्रूवमेंट आपका फर्स्ट ईयर क्लास में पूछा जाता है, जो मैंने देख लिया। अब अगर हमें, चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे रोलिंग फ्रिक्शन या लोटनिक घर्षण, इसको हिंदी में कहते हैं। जी हाँ, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन भी होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई पहिया है, ठीक है, इस पहिए को हमें किसी सरफेस में मूव कराना है, चलाना है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी व्हीकल्स हैं, जितने भी सवारी गाड़ी हैं या लोडर्स हैं, जितनी भी गाड़ियां कुल मिला के हैं, उन सब में पहियों का इस्तेमाल किया जाता है, पहियों का इस्तेमाल। तो पहियों का इस्तेमाल करने से हम क्या कर लेते हैं, फ्रिक्शन को कम कर लेते हैं, और हमारा मोशन और ज़्यादा आसान हो जाता है। समझ में आ गया, क्योंकि जब ये पहिया इस पर रोल करेगा तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसको जस्ट रोल करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन एक बार ये रोल हो जाएगा उसके बाद ये खुद ब खुद रोलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बहुत हल्का सा फोर्स लगा के हम इसको रोल करवा सकते हैं। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है, इसको हम ये कहते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन जो कॉफिशिएंट होता है म्यू एल, ये सबसे कम होता है, किससे, म्यू के से भी कम होता है, और म्यू के से किससे कम होता है, ये म्यू एस से कम होता है। यानी कि यहाँ पर हम ये रिलेशन जान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉफिशिएंट ऑफ, मतलब ये रिलेशन है, सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगाया जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में, उससे कम किस में, काइनेटिक फ्रिक्शन में, उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन में। मतलब किसी बॉडी को रोल करना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश और पुल। किसी को खींचना
या उसे धक्का देना दोनों से आसान है उसे लुढ़काना। यही रीजन है कि हम लोग अपने घर का जो गैस सिलेंडर होता है इसको एक जगह से जब दूसरी जगह तक ले जाते हैं, मतलब बहुत दूर नहीं क्योंकि लुढ़काना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम लोग मान लो किचन से घर तक लाना है, घर से किचन तक ले जाना है, तो उसे रोल मतलब लुढ़का देते और यूं करके रोल करते हुए चले जाते हैं, पैल मारते हुए चले जाते हैं, क्योंकि चीज़ों को लुढ़काना आसान होता है एज कम्पेयर टू पुश करना, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ही है वो दोनों फ्रिक्शन कॉफिशिएंट से सबसे कम होता है। इसलिए चीज़ों को आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछेगा कि चीज़ों को लुढ़काना क्यों आसान होता है एज कम्पेयर टू पुश करना या पुल करना। क्लियर हो गया? तो आई होप ये पूरा इसका, हाँ अगर देखें तो द फोर्स विच अपोजिट टू द रोलिंग ए बॉडी, किसी बॉडी को रोल करने के लिए जो अपोज करता है उसे क्या कह लेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कह देंगे। इसको डिनोट एफएल से कर लेते हैं, ठीक है। और ये रिलेशन एक याद रखेंगे और इसी से हम लोग ये भी बना सकते हैं जो एफ एस होता है ये ग्रेटर देन होता है एफ के इज ग्रेटर देन एफ आल एफ एल, सॉरी जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे कम होता है जबकि सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? ये रिलेशन भी आपको याद रखना चाहिए। अभी एक हम लोग इसमें फार्मूला यूज करने वाले हैं, तो वो फार्मूला न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में काम आएगा। ए इक्वल्स टू यानी एक्सेलरेशन सॉरी म्यू एस इक्वल्स टू या कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू ए अपान जी। ये एक रिलेशन है जो हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ये आता कहाँ से है? अभी आपने म्यू एस इक्वल्स टू क्या लिखा था? म्यू एस इक्वल्स टू लिखा था एफ एस अपान आर, ठीक है। यहाँ पर एफ एस को हम लोग लिख सकते हैं F, मतलब F किसके बराबर था? फोर्स के, तो ये हो जाएगा एम ए बराबर एम ए होता है और R बराबर हो जाएगा एम जी, ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर था, तो एम जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए अपान यानी म्यू एस इक्वल्स टू ए अपान जी होता है। इसको भी हमें याद रखना है, ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। हम कुछ एक बात ये रह गई है कि हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फ्रिक्शन आपकी हेडिंग पड़ी रहती है कि फ्रिक्शन इज अ इविल, या हम हिंदी में अगर समझाएं तो हम कह सकते हैं फ्रिक्शन से क्या लाभ हैं, फ्रिक्शन के एडवांटेज यानी हम लोग लाभ पढ़ सकते हैं और इसकी हानियां भी कुछ हैं। तो देखो लाभ और हानि को बहुत शार्ट में समझ लेते हैं, एडवांटेज और इसकी जो डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज ये है कि हम फ्रिक्शन की वजह से ही अर्थ पे मूव कर पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे चलने के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? फ्रिक्शन। ये कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी पे चलने के लिए हेल्पफुल कौन होता है? फ्रिक्शन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा पृथ्वी पे तो हम फिसल के गिर जाएंगे। समझ में आ गया? ब्रेक लगाने के लिए जब हम किसी व्हीकल से जा रहे होते हैं तो अगर उस बॉडी को रोकना है, उस गाड़ी को रोकना है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। यानी फ्रिक्शन किसके लिए जरूरी है? किसी बॉडी को रोकने के लिए। अब सोचो अगर वो सतह बिल्कुल हम प्लेन बना देंगे, बिल्कुल एकदम कांच जैसा प्लेन बना देंगे, तो अगर ब्रेक लगाएंगे फिर भी वो बॉडी नहीं रुकेगी। मतलब ब्रेक लगाने के लिए हमें फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आपने देखा हो गाड़ियों के जो ब्रेक शू होते हैं वो रेगमाल से साफ किए जाते हैं, मतलब उसमें थोड़ा फ्रिक्शन बना दिया जाता है। आपको पता है सिलबट्टा जिसपे हम लोग हल्दी मसाला पीसते हैं तो उसमें दांत बनाए जाते हैं, क्यों? वहां पे फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है जिसकी वजह से वो मसाला पिस जाता है, ठीक है। ये कुछ फायदे हैं जो फ्रिक्शन से हैं। हानियां क्या है, इसके नुकसान क्या है? नुकसान भी जितने, कोई चीज़ जितनी फायदेमंद होती है उसके नुकसान उतने ही ज़्यादा होते हैं, आप ये जानते हैं। तो अगर हम देखेंगे हानियां क्या है, तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम मशीनों के पुर्जे क्या होते हैं, वो घिस जाते हैं। आपने देखा होगा जो ऐसी मशीनें हैं जिनमें और लगभग सारी मशीनें ही होती है इलेक्ट्रिकल छोड़ करके जिसमें एक दूसरे के ऊपर पुर्जे क्या होते हैं, रगड़ते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ही वहाँ पे पुर्जे घिस जाते हैं। सिलाई मशीन में तेल डाला जाता है, आपने देखा है, तो तेल डाल के हम एक्चुअली फ्रिक्शन को कम कर रहे लेते हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा तो पुर्जे घिस जाएंगे और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब जब दो चीजें आपस में रगड़ती हैं यानी फ्रिक्शन की वजह से उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और जिससे वो मशीन या वो इंस्ट्रूमेंट हमारा खराब हो जाता है। यानी फ्रिक्शन वहाँ पे नुकसानदायक होता है, ठीक है। हम कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं, तो आपको हम फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं और घटा भी बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्रिक्शन को घटाने के लिए आपको क्या करना है, हम लोग पहले ग्रीसिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्रीसिंग मतलब ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग मतलब तेल लगा करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं।
ग्रीसिंग हो गया, ऑयलिंग या लुब्रिकेट करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा मशीनों में ग्रीस लगाई जाती है या ऑयल डाल दिया जाता है, तो ऑयल और ये ग्रीस जो होता है वो फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही यूज किया जाता है, ताकि वो पुर्जे ना घिसें। समझ में आ गया? बढ़ा कैसे सकते हैं फ्रिक्शन को? बढ़ाने के लिए मैंने अभी बताया, जैसे सिलबट्टे में दांत कर दिए जाते हैं, और किसी रोड को, सरफेस को, आपने देखा होगा अपने घर का जो अपने घर पे गाड़ी चढ़ाने के लिए जब हम उसको बनाते हैं, रैप बनाते हैं, तो उसमें हमें पहले चिकना बनाने के बाद उसमें हम लोग गिट्टियां लगा देते हैं या झाड़ू लगा देते हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ा फ्रिक्शन बन जाए। अपने घर की जो फर्श भी है उसको हम बहुत स्मूथ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल चिकना हो जाएगा और फर्श पे पानी गिर जाएगा या कोई तेल गिर जाए तो आप देखो सारे फिसल के गिरने लगते हैं। इसका एग्जाम्पल मतलब यही होगा कि जब फर्श पे तेल गिर जाता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, और जहां फ्रिक्शन कम हो गया तो वहां पर चीजें फिसलने लगती हैं। यानी मोशन के लिए, यानी हम लोगों को चलने के लिए अर्थ में फ्रिक्शन होना जरूरी है। तो फ्रिक्शन में फिलहाल इतना ही है। बाकी एग्जांपल्स, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।